एक लड़की को अपने भाई के दोस्त से प्यार हो जाता है और प्यार वो उस लड़के से बेइंतहा करती थी, लेकिन वो इस बात का किसी को एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वो उस लड़के से प्यार करती है, और ना ही उस लड़के को पता थी। अब वो क्या करती है, एक दिन उस लड़के से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो लड़का इस वाली बात को अपने घर पे बताता है। उसके घर वाले उस लड़की से सहमत होते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है। अब कुछ साल बाद उसका एक बच्चा होता है। बेटा अब बड़ा हो जाता है। अब बेटे के दोस्त भी उसके घर पे आने लगते हैं। बेटे की उम्र लगभग 17 साल थी। अब उसके दोस्त भी घर आने शुरू हो जाते हैं। अब उसके दोस्त बनते हैं 5। अब उनमें से एक लड़के से ये औरत अब प्यार करने लग जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पहले भाई के दोस्त से प्यार हुआ था और अब उसे अपने बेटे के दोस्त से प्यार हुआ है। और इस प्यार के बारे में अब उसके बेटे को पता चल जाती है। जैसे ही उसके बेटे को पता चलती है कि उसके दोस्त के उसकी माँ के साथ संबंध है, यहीं से 3 कत्लों की एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो कि आपने या तो फिल्मों में देखी होगी या क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखी होगी। उस महिला के संबंध ना केवल अपने भाई के दोस्त, अपने बेटे के दोस्त, बल्कि कईयों अधिकारियों से भी होते हैं। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो ये खुलासा ना केवल उस एरिया का, ना उस शहर का, बल्कि इस प्रदेश का, बल्कि पूरे देश का चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं 5 लोगों के ऊपर है, जिसमें कि 3 का तो मर्डर हो जाता है और चौथे की प्लानिंग चल रही होती है। अगर पुलिस पहले ही मर्डर पर इस घटनाक्रम को या इसको खुलासा को कर देती तो बाकी के 2 दोस्त बच सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इलाका पड़ता है, ये मध्य प्रदेश की एक जगह है, इसका नाम है गुना। दरअसल यहीं पे सिंचाई विभाग में एक अधिकारी होते हैं। इनका नाम होता है अंतर सिंह मीणा और इनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम है हेमंत, जिसकी की उम्र लगभग 17 साल होती है। हेमंत अपने पिताजी से जिद कर रहा होता है कि पापा, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मिल रही है, मात्र 40,000 रुपये की और बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन उसके पापा उससे बार बार मना करते हैं, लेकिन वो जिद करता रहता है, मानता नहीं है। अब इकलौता बेटा है, उसके माता पिता दोनों उससे हार जाते हैं। एंड में उसके हाथ में 40,000 रुपये देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, जा तू वो मोटरसाइकिल ले आ। 17 मई सन 2017 की रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलता है और अपने घर से निकलकर वो अपने दोस्त के घर जाता है। दोस्त का नाम हनी दुबे होता है। वो हनी दुबे से बोलता है कि मैं 40,000 रुपये लेके आया हूँ, वो जो मोटरसाइकिल जो थी ना, जो 40,000 रुपये की सेकंड हैंड मिल रही थी, वो लेने चलते हैं। हनी कहता है ठीक है चलते हैं। तो ये दोनों स्कूटर उठाते हैं और इनके साथ में 2 दोस्त और होते हैं, जिसमें कि एक का नाम तो लोकेश लोधा होता है और दूसरे दोस्त का नाम होता है ऋतिक नामदेव। अब ये चारों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये चारों दोस्त अब जाते हैं तो खेजरा रोड के पास ये एक एरिया में रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे रुके क्यों भाई? वो कहते हैं कि एक सरप्राइज़ है। अब वो सरप्राइज़ क्या होता है, ये स्कूटर की डिग्गी में से बियर की बोतल निकालते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम से बियर पीते हैं। चारों दोस्त यानी कि हेमंत, हनी, लोकेश, ऋतिक, ये चारों की चारों एक जगह बैठ जाते हैं और आराम से बैठ के ये बियर पी रहे होते हैं। चारों दोस्त अच्छे खासे नशे में हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक दोस्त जो होता है उसको बियर का नशा नहीं होता, क्योंकि वो बियर पीता ही नहीं है। वो सिर्फ बियर पीने का दिखावा कर रहा होता है। हनी ने सिर्फ एक ही बियर पी थी। अब जैसे ही उसकी बियर की बोतल खत्म होती है, वो खड़ा होता है और हेमंत के सर में बहुत ज़ोर से उस बियर की बोतल को मार देता है। और जैसे ही वो उसके सर में बियर की बोतल को मारता है तो हेमंत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और बात यहीं पे नहीं थमती, उसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है और उसकी गर्दन को भी काट देता है। अब जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसके 2 गवाह होते हैं, उसके 2 चश्मदीद होते हैं, लोकेश और ऋतिक। अब ये लोग क्या करते हैं, ये उसके पहले तो 40,000 रुपये को ले लेते हैं। उसके बाद उसके पास जो अंगूठी होती है उसको निकाल लेते हैं और उसके पर्स को भी निकाल लेते हैं और भी जो उसके पास काम की चीज़ थी उन सबको उससे ले लेते हैं। उसमें कान की बाली भी होती है, 2 मोबाइल भी होते हैं और ये सारा सामान लेकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये तीनों एक जगह जाके बैठते हैं और वहाँ पे उस सामान का बंटवारा करते हैं। सामान का बंटवारा कुछ इस तरह से होता है कि 22,000 वो रखेगा जिसने की बोतल मार के हत्या की है, यानी कि हनी रखेगा, और जो बाकी के बचे हुए 18,000 रुपये हैं वो दोनों दोस्त लोकेश और ऋतिक को दे दिए जाते हैं। अब यहाँ से हनी अपने घर पहुँचता है। कैंट एरिया में उसका घर था।
वहाँ पे उसे उसकी माँ मिलती है, उसकी माँ का नाम होता है पूनम। वो अपनी माँ को जाके बताता है कि माँ, मैंने इस तरह से हेमंत की हत्या कर दी है, ये है 22,000 रुपये और ये है कुछ सामान। उसकी माँ ये सब कुछ जब देखती है तो उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा तूने उसका खून तो कर दिया है, अब पुलिस आएगी तो वो तेरे को गिरफ्तार करेगी, अब बता बचने का तेरे पास कोई उपाय है? तो वो कहता है, नहीं माँ, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसकी माँ बहुत शातिर होती है, वो कहती है, अगर तेरे को बचना है तो पहले तो अपने दोस्तों से मेरी बात करा। वो अपने दोस्तों से उनकी अपनी माँ की बात कराता है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ से कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ से हेमंत के पिता को फ़ोन करना है और कहना है कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और हमें 50 लाख रुपए चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। इस काम के लिए ऋतिक तैयार हो जाता है। ऋतिक इस काम को करने के लिए गुनाह से इंदौर पहुंचता है, जो कि यहाँ से 246 किलोमीटर दूर है। और 286 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद वो उसके लड़के के पिता को फ़ोन करता है। ये 19 मई की बात है दोस्तों। अब देखिए, 17 मई को वो लड़का गायब हुआ होता है, 18 मई को उसके घर वाले उसको ढूंढने लगते हैं और 19 मई को वो ऋतिक जो होता है वो उसके पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि आप हमें 50 लाख रुपए दे दीजिए, हमने आपके बच्चे का किडनैप कर लिया है। अगर तुम अपने बच्चे की सही सलामती चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे का मर्डर कर देंगे। जब 17 तारीख को हेमंत गायब हुआ होता है तो उसके पिताजी शाम को ही जाके पुलिस में रिपोर्ट करा के आते हैं कि हमारा बेटा गायब हो गया है। वो 40,000 रुपये लेके गया था, वो मोटरसाइकिल लेने के लिए गया था और अभी तक आया नहीं है। तो उसके पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपको किस पे शक है? तो वो उसके पिताजी बोलते हैं कि मेरा बेटा हेमंत अगर कहीं गया है तो वो हनी के यहाँ पे गया होगा, या हनी या उसकी माँ, इन दोनों के आसपास ही होगा, इनके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। अब पुलिस हनी के घर पे जाती है दूसरे दिन, यानी कि 18 तारीख को। अब 18 तारीख को जैसे ही पुलिस उनके घर पे जाती है तो वो उनकी माँ से पूछताछ करती है कि यहाँ पे हेमंत आया कि नहीं आया। तो हनी और उसकी माँ नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, आया तो था, 40,000 रुपये लेके आया था, वो कह रहा था कि मैं मोटरसाइकिल लेने जा रहा हूँ, और वो यहाँ से चला गया। इसके बाद की हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब शुरुआत में पुलिस इस मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि 17 तारीख को वो क्या कहते हैं हेमंत गायब हुआ था, 18 तारीख को उन्होंने ढूंढा। लेकिन जब 19 तारीख को ऋतिक इंदौर से फ़ोन करता है 50 लाख के लिए, तब जाके पुलिस सतर्क होती है और उनका ध्यान दूसरी ओर जाता है कि इस लड़के का अपहरण किया गया है, और पुलिस अपने काम में लग जाती है। अब ऋतिक इंदौर से वापस लौट के आता है, लेकिन इसी बीच में जो लोकेश होता है, जो कि इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह होता है, लोकेश कहता है कि क्या तुमने उनसे 50 लाख रुपए की रकम मांगी है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने 50 लाख रुपए की रकम मांगी है। तो लोकेश कहता है कि मेरे हिस्से के जितने पैसे बन रहे हैं, आप मुझे मेरे हिस्से के पैसे अभी के अभी दे दो, और मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है। अगर आप लोगों ने मेरे पैसे मुझे अभी के अभी नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उनको साफ साफ बता दूंगा कि किस तरह से तुम लोगों ने हेमंत मीणा की हत्या की है। अब जैसे ही हनी और ऋतिक ने लोकेश की ये बात सुनी तो उन दोनों को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। अब वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वो दोनों कहते हैं कि यार तू परेशान क्यों हो रहा है, पैसे का इंतजाम हो गया है, लेकिन अभी तुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने की फिरौती की रकम मिलने के बाद तुझे मिलने थे। अब नेगमा एक जंगल का एरिया होता है। अब वहाँ पर वो तीनों जाते हैं स्कूटर पर बैठ के, और उसी तरह से दारू पीते हैं, यानी कि बियर पीते हैं जिस तरह से पहले हेमंत के साथ पी रहे थे। वो तीनों लोग बैठते हैं और आराम से बियर पीते हैं। हनी, लोकेश और ऋतिक, अब ये तीनों बैठ के आराम से शराब पी रहे हैं। अब जैसे ही लोकेश नशे के में ज़्यादा हो जाता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, तो उसकी भी हत्या हनी उसी तरह से करता है जैसे कि हेमंत की थी। पहले बोतल उठाता है और उसके सर में मारता है और उसके भी हाथ और गले को काट देता है। हनी ने यह हत्याकांड इसलिए किया था क्योंकि हनी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस को जाके बता दे कि हम लोगों ने हेमंत की हत्या की है। अब हनी क्या करता है, लोकेश और हेमंत की लाश को दूसरे दिन जाकर पेट्रोल से जला देते हैं। अब इसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और अब ये बोलते हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब होता क्या है, पुलिस अपना काम तेज़ी से करने लगती है। अब जब वो हनी के घर पे जाते हैं तो हनी तो घर पे ही होता है, लेकिन जो दोस्त गायब होता है, अब पुलिस का शक उस पर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकेश ने मर्डर किया है। लेकिन पता चलता है बाद में लोकेश का भी मर्डर हो गया। अब पुलिस इन दोनों दोस्तों के ऊपर कड़ी नज़र रखती है।
अब ऋतिक हनी से बोलता है कि भाई आगे क्या करना है, कहीं ऐसा ना हो ये बात पुलिस के पास तक पहुंच जाए। अब इधर हनी को ऋतिक से डर लगने लगा, क्योंकि वो 2 मर्डर का चश्मदीद गवाह था। अब हनी सोचता है कि अब ऋतिक कहीं ऐसा ना करे कि पुलिस के पास जाए और मेरी शिकायत कर दे। अब हनी क्या करता है, हनी अपने एक और दोस्त के पास जाता है। दोस्त का नाम होता है संस्कार, ताकि ऋतिक को उसके ऊपर पूरा विश्वास रहे कि हनी उसके साथ कुछ गलत करने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार साथ में, और संस्कार को किसी भी मामले के बारे में कोई बात नहीं पता। 26 मई 2017 को पटेल नगर की रेलवे की पुलिया के नीचे जाके वो तीनों बैठते हैं। अब ऋतिक, हनी और संस्कार ये तीनों बैठकर पुलिया के नीचे दारू पी रहे होते हैं, और जो हनी होता है उसने संस्कार को पूरी तरह से अपने फेवर में ले लिया होता है कि हमें इस ऋतिक का मर्डर करना है। अब वो तीसरा भी मर्डर कर देते हैं, यानी कि वो ऋतिक को मार देते हैं और उस पुलिया के नीचे ऋतिक की लाश को भी जला देते हैं और वहाँ से आराम से निकल आते हैं। लेकिन 27 मई 2017 के दिन की बात होती है। एक मिंटू नाम का लड़का होता है, उसे टॉयलेट आता है तो वो पुलिया के नीचे टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वो नीचे टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे एक लड़की की लाश मिलती है। अब जैसे ही उसे लाश मिलती है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है, और पुलिस जो कि वहाँ पे उन लड़कों को ढूंढ रही थी जो गायब हो गए हैं, उनको ये वाली बात पता चलती है कि किसी लड़के की लाश पड़ी हुई है। तो वो जैसे ही वहाँ पे पुलिस जाती है तो देखती है कि वो ऋतिक होता है। उनको पता ऐसे चलता है क्योंकि उसके पास कुछ कार्ड होते हैं, उसके आईडी वगैरह, उनको पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि वो ऋतिक है। अब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करने में लगी ही हुई थी, तो इधर हनी को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो उसका दोस्त संस्कार है उसने देख लिया था कि उसने ऋतिक का मर्डर किया है। कहीं डर की वजह से संस्कार पुलिस के पास ना पहुंच जाए और उसे फंसा ना दे। तो अब हनी संस्कार के मर्डर की प्लानिंग भी करना शुरू कर देता है। अब हनी जब अपने दोस्त संस्कार को मारने की प्लानिंग कर ही रहा होता है तो इधर पुलिस अपने काम में जोर शोर से लगी होती है। जैसे कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज को देखती है, सर्विलांस को देखती है, उनके मोबाइल की सीडीआर को देखती है, और ये सारे जब आंकड़े मिलते हैं तो ये सब पुलिस को हनी के पास ले जाते हैं। अब पुलिस हनी को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद वो हनी को जेल भेजती है। जब पुलिस हनी से पूछते हैं कि तुमने आखिर अपने दोस्तों का मर्डर क्यों किया, तो वो कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। वो बताता है कि जो उनके 5 दोस्त होते हैं उनमें 5 में से जो एक हेमंत होता है उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। हेमंत का उसके घर पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी माँ के साथ में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब हनी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हेमंत उसकी माँ के नज़दीक जा रहा है और उसकी माँ से संबंध बना रहा है। दोस्तों, उसने पहले दोस्त की हत्या इसलिए की क्योंकि हेमंत उसकी माँ से संपर्क में था, उनसे संबंध बना रहा था। दूसरे दोस्त की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसका चश्मदीद था, और तीसरे दोस्त की हत्या इसलिए की क्योंकि वो 2 मर्डर का अकेला वो चश्मदीद गवाह था। तो वो उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस के पास चला जाए और 2 मर्डर में मुझे फंसा दे। अब चौथे दोस्त की हत्या वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि जो सबसे तीसरे दोस्त की लाश उनको सबसे पहले मिली थी। तो होता क्या है, अब जब ऋतिक की लाश उनको पहले मिली थी तो उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो संस्कार ने इसको खून को होते हुए देखा है, कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस को बता दे और ये मुझे फंसा दे। अब ये अपने चौथे दोस्त के मर्डर की प्लानिंग भी कर रहा होता है। लेकिन तभी पुलिस आती है और इसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद लगभग 5 साल तक इस केस का मामला निचली अदालत में चलता रहता है। लगभग 5 साल बाद इसका फैसला सामने आता है। नवंबर 2022 को इसका फैसला आता है, और जो हनी की माँ होती है पूनम, उसको रियर ऑफ द रियर केस में लेके चलते हैं। पूनम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, और इसके कई महीने बाद यानी कि अगस्त सन 2023 को हनी और उसके दोस्त संस्कार को भी उम्र कैद की ही सज़ा सुनाई जाती है। दरअसल ये जब घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि एक महिला जब कोर्ट में जा रही होती है, उसकी पेशी हो रही होती है, तो वो सब इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगी। जब ये बात सब इंस्पेक्टर सुनता है तो वो घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि जब उसने उस महिला को गिरफ्तार किया था तो उसके पास, सब इंस्पेक्टर के पास बड़े बड़े अधिकारियों के और बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और उससे कहते हैं कि इस महिला को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि इस महिला के, इस शहर के बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों या बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से भी इसके संपर्क हैं।
यानी कि इस महिला की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले ये अपने भाई के दोस्त से प्यार करती है, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद जो उसका बेटा होता है उसके दोस्त से प्यार करती है, उसका मर्डर भी हो जाता है, उसकी ज्वेलरी वगैरह लूटने लगती है, उससे पैसे भी हड़पती है। और शहर के जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उनके भी संपर्क में आती है और उन लोगों से भी वो नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। यानी कि जो एक महिला है उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के चक्कर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मर्डर हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।